Hello, Assalamu alaikum. Very good morning to everyone and today we are back with another topic. आज मैं डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग द नफूस कि काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि हमारा घर है जो हमारा ओन परचेस फ़्लैट है, हमने उस फ्लैट को रेंट पर दिया हुआ है और हम किसी और घर में रह रहे हैं जो हमने रेंट पर लिया हुआ है। तो अब जब रीन्यूअल प्रोसेस होता है तो यूजुअली यहाँ पे अब जब भी रीन्यू करवाते हैं, रीसेंट अभी जो रूल आया है अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप रीन्यू करवा रहे हैं और अगर आपके पास आपने घर ख़रीदा हुआ है, आप प्रॉपर्टी ओनर है और आपका एप्लीकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट पर जा रहा है, तो उसके लिए आपको वाजिब है कि आप अपने खुद के ओन परचेज फ्लैट का हाउस एड्रेस लगाएं। नफूस मींस द एड्रेस रजिस्ट्रेशन। जब आप टर्की में आते हैं तो आपको आपका घर का एड्रेस रजिस्टर करना पड़ता है जहाँ पर आप रहते हैं, उसे कहते हैं नफूस। तो अब जब आप रीन्यू कर रहे हैं, अब जो रीसेंट रूल्स आया है अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप रीन्यूअल के लिए जा रहे हैं और अगर आपका एप्लीकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट बेसिस पर आप कर रहे हैं, ना कि आप टूरिस्ट और रेंटल अकाउंट पर अमाउंट ये लाइक रेंटल फ्लैट पर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेसिस पे किया है तो आपका जो नफूस है वो आपके खुद के घर का एड्रेस होना चाहिए, ना कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टी पर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का इस तरीके का केस है कि काफ़ी सालों से वो बंदा रेंट पर रह रहा है और उसने फिर प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पर दे दी है और उसका खुद का एड्रेस रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस रजिस्टर किया हुआ है वो उसकी खुद की रेंटल प्रॉपर्टी का नफूस है, तो इन दैट केस आपको ये करना होगा। टिल लास्ट ईयर तो ऐसा था कि अगर इस तरीके का कोई केस है, तो हमने एक केस किया था मेरे खुद के ओन क्लाइंट का, तो उसके ऊपर फिर हम एक लेटर लिख देते हैं। लेटर पर मेंशन होता है कि यहाँ जब मैं आया था तब मैंने घर रेंट किया था और उसी घर में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ और मेरी खुद की परचेज़ प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पर दिया हुआ है, तो मेरा घर मैं अब जो रह रहा हूँ वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है और ये नफूस भी रेंटेड हाउस का है, तो इट्स ओके, चल जाता है। लेकिन फिर आपका एप्लीकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट पर नहीं जाएगा, आप अपना एप्लीकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट बेसिस पर नहीं कर सकेंगे। आपका जो कार्ड बनकर आएगा वो वही सेम टूरिस्टिक पर ही बनेगा, तो फिर आपका कोई यूज़ नहीं होगा आपका प्रॉपर्टी परचेज़ करके आपका, क्योंकि आप इतने टाइम से आपने घर तो ख़रीद लिया है लेकिन आप रीन्यूअल जो करवा रहे हैं वो एज ए टूरिस्टिक पर ही रेंटल बेसिस पर करवा रहे हैं, जो कि ई कैटेगरी होती है। तो फिर कार्ड तो आपका रीन्यू हो जाएगा मगर आप उस एलिजिबिलिटी में फ़ॉल नहीं होते आएंगे। जो एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने घर ख़रीदा है तो आपका बी कैटेगरी में कार्ड आता है। जैसे कि मैंने हाउस परचेज़ किया, जिस साल में मैंने 21 में हाउस परचेज़ किया, तो उसी साल मैंने अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन, अपना जो एड्रेस था वो चेंज करके, रेंटल से चेंज करके अपने ओन परचेज़ फ़्लैट पर कर दिया। तो अब जो मेरा नफूस है मेरे ओन परचेज़ फ़्लैट पर है। तो जब भी मैं रीन्यूअल करती हूँ, उसी साल मैंने 21 में जब रीन्यू किया था तब मेरा ई कैटेगरी से बी कैटेगरी आ गया था। बी कैटेगरी इज़ द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, कि आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, ए कैटेगरी इज़ लाइक कि आपने सिटीज़नशिप लिए, वो बी कैटेगरी कि आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ई कैटेगरी जो कम्प्लीटली लास्ट कैटेगरी आती है, जो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आपको शो करती है, तो फिर वो सीन हो जाएगा। रीन्यू तो आपका हो जाएगा मगर आप इन्वेस्टमेंट पर रीन्यू नहीं कर सकेंगे, टूरिस्ट पर रीन्यू कर सकेंगे। तो सेम यही क्वेरीज़ एक लेडी ने मुझे कॉल की थी कि मैं घर मेरा रेंट पर दी हूँ, मैं किसी और घर में रह रही हूँ, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, आपका रीन्यू हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो आप उसको इन्वेस्टमेंट पर डालोगी तो फिर आपके लिए एक हैज़ल हो जाएगा, फिर वो आपका एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि आपने एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट पर डाली है। एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन होता है वो आपने इन्वेस्टमेंट कैटेगरी डाली है कि मैं यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर रह रही हूँ, और आप ने नफूस आपका रेंटर हाउस का डाला है, तो वो एक इशू हो जाएगा। तो अगर आप रेंटल हाउस पे, अगर कोई भी बंदा रेंटल हाउस पे रीन्यू करवा रहा है तो उसको फिर टूरिस्टिक पर करवाना होगा, जो ई कैटेगरी होती है, ना कि वो बी कैटेगरी पर जाएगा। चलिए, ये बात हो गई कि ये एक क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया कि किस तरीके से होगा नफूस का इशू। अब आती है रीन्यूअल करके जो कार्ड आता है वो, तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बंदे
टापू पर रह रहे, यानी कि जिनकी ओन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर भी जो रीन्यू करवा रहे हैं, तो जुलाई के बाद से उनको भी सिर्फ 1 साल का काट दिया जा रहा है। तो और फिर एक और केस सामने आया था जो यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। उन्होंने अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पर ही रह रहे हैं, उनका कोई ओन परचेस फ्लैट नहीं है। तो ऐसे कितने केसेस हैं जिन्होंने 1 साल का अप्लाई किया है तो उनको 6 महीने का दे रहा है, किसी को 3 महीने का दे रहे हैं, फिर वो लोग 3 महीने के बाद री अपील कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1 साल का दे रहे हैं। ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया रीन्यूअल आफ्टर सो मैनी ईयर्स। उन्होंने मतलब इतने साल से रह रहे और रीन्यू करवाया तो उनका रीन्यूअल केस रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने फिर से री अपील किया तो उनको फिर 3 मंथ्स का मिला। तो वो जब 3 महीने का जब देते हैं तो कार्ड आते आते ही उसका टाइम ख़त्म होने वाला होता है। तो उन्होंने फिर री अप्लाई किया तो अब उनको 1 साल का दिया। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा या साल का मिलेगा या 6 महीने का मिलेगा या मिल ही जाएगा। और कितने केसेस रिजेक्ट भी हो रहे हैं तो आपको फिर री अपील करना पड़ेगा। तो कितनों को 2 महीने का, 3 महीने का या साल का भी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी वालों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे किसी के एप्लीकेशंस करते हैं तो फॉर गॉड से कोई गारंटी ना ले कि हो ही जाएगा। कल तक तो गारंटी थी, लेकिन अब जो अब केसेस जा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक केस था जो 21 को सबमिट हुआ है। इंशाल्लाह उनका भी आ ही जाएगा साल भर का। और एक केस जो मैंने किया है उनका टापू पर था, लेकिन हमने 2 साल का एप्लीकेशन डाला था, लेकिन उनको सिर्फ 1 साल का मिला है। तो इस तरीके के केसेस चल रहे हैं। और आज का यही जो टॉपिक था मैंने डिस्कस किया था। और काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग उन्हें न्यू घर परचेज़ करना है यहाँ पर। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी अनसर्टेन है। तो अगर हम आपको घर परचेज़ करने का सजेस्ट भी करते हैं, फिर आप ऐसा ना हो कि आपके लिए वो एक फ्रूटफुल ना साबित हो। तो आई शुड आस्क यू टू वेट फॉर सम टाइम, लेट्स सी कि आगे क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद आप डिसाइड करें। अदरवाइज़ टर्की इज़ द वेरी बेस्ट प्लेस टू स्टे। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की जैसी जगह, लाइक फॉर अ मुस्लिम, इफ़ आई कंसिडर यू एज अ मुस्लिम, तो और फॉर इवन फॉर द नॉन मुस्लिम, टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। और अराउंड द वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें, अराउंड द वर्ल्ड से कंपेयर करें तो दिस इज़ द चीपेस्ट प्लेस। ऑल्दो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन यहाँ एक्सपेंसिव हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो अराउंड द वर्ल्ड भी बहुत इन्फ्लेशन हुआ है। इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, यूके, यूएस, दुबई, हर जगह इन्फ्लेशन हुई है। लेकिन टर्की स्टिल मुझे पीसफुल लगता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट सिचुएशन। कि क्लाइमेट भी देखो यहाँ पे मॉडरेट है। अगर मैं दुबई जाती हूँ तो वहाँ एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होगा, तो यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए इजी ट्रांसपोर्ट है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कंपलसरी नहीं है कि आप गाड़ी ख़रीदें। अगर आप दुबई साइड जाते हो तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप कार ख़रीदें, अगर कोई वेल टू डू है तो इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि यहाँ से काफ़ी लोग दुबई जा रहे हैं अपना कुछ बेच के, लेकिन स्टिल हमें, जब हम लोग डिस्कस करते हैं, 2 दिन पहले मैं मेरे क्लाइंट के साथ, इमाद भाई के साथ डिस्कस कर रही थी तो कि दुबई यूके जाए या कनाडा जाए। तो अगर हम मुस्लिम फैमिली है तो ये थोड़ा सा एक इशू आ जाता है कि अगर हम यूके साइड जाते हैं, कनाडा साइड जाते हैं, तो एक्सपेंसिव तो वो डैम एक्सपेंसिव है। जितने अमाउंट में हम यूके या कनाडा में हाउस को रेंट करते हैं, 2+1 या 1+1 को हम रेंट आउट करते हैं, उतने पैसों में तो हम टर्की में होटलिंग, शॉपिंग, हर चीज़ कर सकते हैं। उतने पैसों में तो हम यहाँ पे एक लेविश लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो अब यूके यूएस का अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो एजुकेशन बहुत ही, जो हालात जा रहे हैं एजुकेशन के, जो इर्रेलेवेंट एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, जो शायद एक मुस्लिम फैमिली कभी नहीं पसंद करेगी कि अपने बच्चों को ऐसे क्लासेस में भेजे। और दूसरे भी काफ़ी सारे टॉपिक है जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसे काफ़ी सारी टॉपिक्स स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं जो मुस्लिम के लिए नाकाबिले कबूल है। विल नेवर एक्सेप्ट दैट आवर चाइल्ड स्टडी दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत इशू हो रहा है, लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए हैं, एक मैच्योर हो गए हैं, तो उनके लिए
यूके कनाडा इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन कि वो वहाँ जाके लाइक ख़ुद की अर्निंग कर सकते हैं। अगर महंगा भी है तो आप कमा सकते हैं और इट्स गुड पार्ट। लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो मूव होना चाहते हैं तो उन्हें ये इशू ज़रूर फेस करना पड़ेगा कि उन्हें स्कूलिंग का इशू बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज़ ऑफ दैट स्कूलिंग के इशू की वजह से वो लोग खुद पछताएंगे और फिर ये उनका फ़ाइनल डिसीजन होगा कि हम वापस बैक टू हमारी कंट्री चले जाएं, क्योंकि बच्चा इतना लिबरल हो जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा कि आप सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, औलाद और दीन और तरबियत भी कोई होती है चीज़। तो मतलब अगेन वो उस जगह पर वेस्टर्नाइज पार्ट में यूरोप साइड जाना या यूके कनाडा साइड जाना, जो फैमिली जिसके छोटे बच्चे जिनको स्कूलिंग अभी देखनी है स्टिल, तो अगेन इट्स एन इशू। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हो तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि बच्चा घर में आपकी नज़रों के सामने रहेगा, तो घर में जो तरबियत दी जाएगी फिर बच्चा वैसे ही परवान चढ़ेगा। तो एनीवेज़ दिस वाज द आज का टॉपिक था कि हमें नफूस के बारे में डिस्कस करना था। तो जिसका भी नफूस है जो कर रहे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके उस क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूं। और वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर रीन्यूइंग, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं और लोगों को लाइक काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ोर बनस्बत मेरे पहले के चैनल से, क्योंकि काफ़ी मैंने मिस्टेक की थी, अब वो मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल स्मूथली चल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड इंशाल्लाह आई विल बी कम अप विद मैनी मोर टॉपिक्स। और भी सारे है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड मैं कम्प्लीटली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि मेरे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो वो लोग क्या प्राइवेटली पढ़ रहे हैं और कौन से यूनिवर्सिटी लेवल में है या क्या कर रहे हैं, वो सब मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। आज मैं सिर्फ ये नफूस का और थोड़ा सा रीन्यूअल का डिस्कस करना था। तो आफ्टर जुलाई अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, रिजेक्ट भी हो रहे हैं, 1 महीने 2 महीने का भी मिल रहे हैं। पहले जिस तरीके का था कि गारंटेड 1 साल का 2 साल का मिल जाता था, तो वैसी सिचुएशन नहीं है। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये फ़ाते का है। जब मैं गई थी ABC हॉरिज़न में, मेरे बच्चों की स्कूल में एक इवेंट था, सेमिनार था, मैं वहाँ गई हुई थी, तो मैंने इसका ये पूरा वीडियो शूट किया था बैकग्राउंड, ताकि मुझे वॉइस ओवर करने में जो टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ उसमें मुझे वीडियो काम आए। तो ये फ़ाते का है और इमिग्रेशन ऑफिस के पास की थी वीडियो सारी, एमिरेट फ़ाते की। तो होप यू गाइज़ हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और इसमें से आपको कुछ बेस्ट पार्ट मिला होगा रिगार्डिंग द TRC इन्फॉर्मेशन, कुछ सही मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और काइंडली इसे शेयर करें। और स्टिल अगर जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं कि वो एक सिटीज़नशिप यहाँ की ले सकते हैं, $4 लाख में पासपोर्ट ख़रीद सकते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पासपोर्ट अच्छा है फॉर अ मुस्लिम फैमिली, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू स्टे। जॉब्स नहीं हैं तो आपके लिए दूसरे वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे विदाउट जॉब आपका कैसे सर्वाइवल मुमकिन है। हम यहाँ पर बिना जॉब के हमारा मंथली एक्सपेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक अलग पूरी वीडियो बताऊँगी। एंड यू विल बी अमेज़ कि किस तरीके से हम घर बैठे घर को मैनेज कर रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है। छोटे मोटे मेरे फ्रीलांसिंग के काम हो रहे हैं, मगर अदरवाइज़ कोई ऐसी हमारी जॉब नहीं है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली यहाँ कैसे सर्वाइव कर रही है, सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ पे जितने भी अरब्स और जितने भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर यहाँ जॉब्स नहीं है तो आप लोग कैसे रह रहे हो, आप लोग का मंथली एक्सपेंस कैसे चल रहा है, आप लोग क्या मतलब किस तरीके से हो रहा है। तो मैं मंथली एक्सपेंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और ये बताऊंगी कि किस तरीके से विदाउट जॉब हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टर्की इज़ अ गुड प्लेस। स्टिल अगर आपको यहाँ पे सिटीज़नशिप लेनी है तो आई वेलकम दोज़ हु वांट टू बाय अ पासपोर्ट। हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, $4 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होती है जिसे वो करनी है, तो स्टिल इट्स अ टाइम, गुड टाइम कि आप करें और अपनी फैमिली को यहाँ सेटल करें। कोई इशू नहीं है टर्की में वुमेंस के लिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा रूल्स आ जाते हैं तो फॉरेनर्स के लिए इशू होता है, लेकिन अगर कोई बंदा पासपोर्ट ले लेता है तो इसके लिए टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस। आई विश कि मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं यहाँ का पासपोर्ट ले सकती, तो मैं ज़रूर लेती, क्योंकि यहाँ के पासपोर्ट से हमें हमारी
ज़ियारत ईरान, इराक़, टर्की का पासपोर्ट मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए यहाँ से उम्रा, मदीना, मक्का, ईरान, इराक़ सारी होली प्लेसेस को एक्सेस करना बहुत ही इजी है। यहाँ से काफ़ी लोग उम्रा पर जाते हैं, टीआरसी पर भी लोग उम्रे पर जा सकते हैं, ज़ियारतों पर जा सकते हैं। तो अगर वीज़ा लेकर और अगर पासपोर्ट आ जाए तो क्या ही बात है, आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर साल उम्रे जाए, आप हर साल हज पर जाए और हर महीने ज़ियारतों पर जाए, तो कोई इशू नहीं है। तो टर्की का पासपोर्ट फॉर अ मुस्लिम, आई बीइंग अ मुस्लिम पर्सनली आई लाइक इट। तो अगर कुछ मौजज़ा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अदरवाइज़ टर्की का पासपोर्ट में कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए ये टॉपिक था, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा एजुकेशन से रिलेटेड, रिगार्डिंग द मंथली एक्सपेंसेस और कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ यहाँ पर टर्की में। सो इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।